Through a very engaging phase of election campaign. Today is the last day. As always, Bharatiya Janata Party takes every election as an opportunity to get closer to the people, explain to them the work that we do, particularly when we are in the government. Himachal Pradesh has seen BJP government. When BJP is in power in the center as well, so commonly that which is called as a double engine government has served Himachal Pradesh very diligently. So हिमाचल प्रदेश में आज चुनाव के दौरान, कैंपेन के दौरान मैं आई हूँ. आज चुनाव के लास्ट डेट है और इस समय जैसे कभी भी भारतीय जनता पार्टी के कामकाज में आप नोटिस करते हैं कि हर चुनाव और चुनाव के संदर्भ में कैंपेन, इस समय को हम एक ऐसे मौका समझते हैं जिसमें जनता के नजदीक जाकर करके उनको हमारे कामकाज के ऊपर परिचय करने के लिए एक अवसर, एक मौका ऐसे समझ करके कैंपेन चलाते हैं. और वैसे सरकार जब भारतीय जनता पार्टी का है और रीजन बनता है कि जनता के पास जाओ और जो डबल इंजन सरकार बोलते हैं, राज्य सरकार भी बीजेपी का और केंद्र सरकार का भी बीजेपी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में जितने भी अच्छे जनता के भलाई के लिए कामकाज हो रही है, उन सबको परिचय करने के लिए एक मौका समझ करके चुनाव के अभियान, कैंपेन चलाते हैं. और आज लास्ट जो डे है, हिमाचल प्रदेश में माननीय गृह मंत्री जी अमित भाई भी कैंपेन कर रहे हैं. महिला बाल कल्याण मंत्री श्रीमती स्मृति जी भी हैं, उनका भी पब्लिक रैली चल रही है. फिर मीडिया एड्रेस करने के लिए जल विभाग के मंत्री शेखावत जी भी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का जो हिमाचल प्रदेश के सुपुत्र हैं नड्डा जी, वो भी हैं इधर. ऐसे करके टुडे इज अ वेरी एक्टिवली BJP campaign day and I'm happy to be a part of it. UPCM. हाँ, thank you. UPCM और उत्तराखंड के CM भी आज इधर हैं. Himachal Pradesh is of course very close to many of our senior leaders' hearts. Many of them have worked here as party karyakarta, inclusive of Mananiya Pradhan Mantri ji. So there is always a reason to feel very, positive and happy to be here, to be able to talk to the people of Himachal Pradesh. Today in my press, I just want to highlight, if anything, in 3 different compartments. The first one is what the state government has done and what the double engine Sarkar could do to Himachal Pradesh. उस इशू के अंदर जितने भी विषय बोल सकते हूँ, समय के पाबंदी को, रिस्ट्रिक्ट टाइम लिमिट को मन में रखते हुए. और सेकेंड इशू I want to highlight is about how Himachal Pradesh has really been beneficial or benefited from
the Government of India's emphasis on infrastructure development. मतलब कोविड के समय, लॉकडाउन के बाद, जब इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, 2020-21 से शुरू होते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंस देकर के पब्लिक स्पेंडिंग के द्वारा इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए जो प्रधानमंत्री जी का अप्रोच है इकोनॉमिक रिवाइवल का, उसमें हिमाचल का क्या कैसे, उस विषय में दूसरा हेडिंग के नाते बात करूंगी। और तीसरी, आने वाले हिमाचल प्रदेश के भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या क्या विषय उठा करके आ रही है, उनके संकल्प पत्र के विषय, महिला के लिए स्पेशल संकल्प पत्र के विषय, इसमें इश्यूज में हाईलाइट करके आपके सामने रखती हूं। फिर ऑफ कोर्स आपके क्वेश्चन एंड आंसर। पहला विषय, ये डबल इंजन सरकार के द्वारा हिमाचल प्रदेश में क्या क्या ऐसे इश्यूज बनाया और उसमें कैसे राज्य सरकार ने इतना अच्छा काम किया है, उसको मैं आई वांट टू हाईलाइट। डबल इंजन के सरकार का आपने अच्छा सा उदाहरण हिमाचल प्रदेश में देख सकते हैं, क्योंकि जहां प्रधानमंत्री जी गरीब मतलब अंत्योदय के नाम में गरीब के लिए, गरीब कल्याण के लिए, गरीब को एम्पावर करने के लिए जितने भी स्कीम ले आए हैं, वो सब के सब पूरे हिमाचल प्रदेश में इंप्लीमेंट हुआ। अगर मान लीजिए एक स्कीम के तहत पूरे एलिजिबल पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश में 100 लोग हैं और केंद्र सरकार के वो स्कीम के द्वारा 80 लोग तक पहुंच पाएंगे केंद्र सरकार के फंड के द्वारा, बाकी रहने वाले 20 लोग को कवर करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट उनके अपने तरफ से एक स्कीम ले आकर के पेयरिंग किया। केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत उदाहरण के लिए मैं बोल रही हूं, और हिम केयर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। सो अगर आयुष्मान भारत के द्वारा 4 लाख से अधिक हिमाचलियों को मेडिकल कवर मिला, 5 लाख रुपया तक सालाना, ये बचा हुआ लोगों को कवर करने के लिए हिम केयर के द्वारा 6 लाख लोग को, 6 लाख से अधिक, आई एम ओनली गिविंग राउंडेड फिगर्स, 6 लाख के अधिक के लोगों को हिमाचल प्रदेश सरकार ने कवर किया। सो पेयरिंग का सिस्टम के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम भी चलती है, उसमें जो एलिजिबल है मगर उसमें कवर नहीं हुए, वो बाकी सबको स्टेट गवर्नमेंट पेयरिंग करके उनके द्वारा वो कवर भी किया। हेल्थ केयर में ऐसे ही एग्जाम्पल मैं अगला दे रही हूं। ये नारी को नमन योजना, सिमिलरली बेटी है अनमोल योजना, इन सभी विषयों में हिमाचल प्रदेश उनके अपने तरफ से स्कीम्स ले आए। कोऑपरेटिव एक और विषय, जल जीवन मिशन, ये पेयरिंग जो मैं बात कर रही हूं पहले, केंद्र सरकार के स्कीम के द्वारा, उसके साथ स्टेट गवर्नमेंट का आयुष्मान भारत, हिम केयर, जल जीवन मिशन, उसके द्वारा इतने सारे 96% ऑफ हाउस होल्ड्स को हिमाचल प्रदेश में पानी मिला, और बाकी जितने भी लोग हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी स्कीम के द्वारा पहुंचाया। इसमें मैं उदाहरण के लिए बोल रही हूं, हाईएस्ट पॉइंट जहां लाहौल स्पीति में 15,000 फीट के ऊपर जहां है, वो हम वहां तक पानी पहुंचाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने उनके अपने तरफ से कदम उठाया और सक्षम रहे
उधर तक पानी पहुंचने के लिए. सो जल जीवन मिशन पेयरिंग विद द स्टेट्स एफर्ट्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट्स. ऐसे उज्ज्वला योजना, सेंटर और स्टेट, ये डबल इंजन का तीसरी उदाहरण. उज्ज्वला योजना में अगेन मैक्सिमम कवरेज सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो होना है वो करते हुए, ये एक मिनट में पीछे जा रही हूं. लाहौल स्पीति में ताशी गांग है विलेज, हाईएस्ट पॉइंट मतलब पोलिंग स्टेशन हाईएस्ट पॉइंट जहां है ताशी गांग, वहां भी पीने के पानी पहुंचाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का एफर्ट है. इसीलिए जल जीवन मिशन जहां 16 लाख से अधिक 16.48 लाख लोगों तक पहुंचा, जल जीवन मिशन 96% पॉपुलेशन को टच किया. स्टेट गवर्नमेंट उनके तरफ से बाकी को कवर करने के लिए कदम उठाए और ताशीगांग विलेज तक भी पहुंचा जहां हाईएस्ट पॉइंट है पोलिंग स्टेशन का, इलेक्शन का. सो जल जीवन मिशन पेयर्स विद स्टेट गवर्नमेंट, अगेन डबल इंजन. तीसरी विषय उज्ज्वला योजना पेयर्स विद मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, जहां एक्चुअली दोनों स्कीम्स ने हर घर तक पहुंचने के लिए और ये फायरवुड यूज करने का बंद करने के लिए, सिलेंडर पहुंचाने के लिए, एलपीजी गैस पहुंचाने के लिए, फ्री डोमेस्टिक गैस कनेक्शन कितने लोग तक पहुंचे हिमाचल में? 4,69,000 तक पहुंचे उज्ज्वला योजना के तहत. और इसमें 159 करोड़ जनता तक करोड़ पैसा खर्च किया गया है. सो 4,69,000 लोगों तक पहुंचा है उज्ज्वला योजना और मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, दोनों को पेयर करते हुए. सो ये उदाहरण लेकर के मैंने आपको डबल इंजन सरकार के एक्चुअली रियलाइजेशन कैसे होती है उसका मैंने सामने रख रही हूं. फिर आइए बात करेंगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर. हर स्टेट के ऊपर ध्यान रखते हुए वी वांट टू मेक श्योर ऑल स्टेट्स बेनिफिट. इसमें मैं उदाहरण लेती हूं रेणुका जी हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर, जो हिमाचल प्रदेश का प्रोजेक्ट है. सालों तक अटक कर आगे नहीं बढ़ा, मगर उसको प्रधानमंत्री जी नवंबर 2021 में उद्घाटन करके 7,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है. नियरली 40 मेगावाट्स पावर हिमाचल प्रदेश को मिलेगा उसमें से. और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के विषय में इसमें क्यों जोड़ रही हूं? 7,000 करोड़ हाइड्रो प्रोजेक्ट, 40 मेगावाट हिमाचल प्रदेश के लिए मिल रही है, मगर उससे 5 और स्टेट्स को पानी का भी प्रावधान है. हिमाचल प्रदेश बेनिफिट्स एंड इट ऑल्सो एनेबल्स बाकी स्टेट्स को पानी के विषय में. कौन सा 5 है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और आई थिंक इट्स हरियाणा. सो 5 states benefit from this. So Renuka ji project which was pending for a very long time, सेंटर स्टेट कोऑपरेशन के तहत इन सभी राज्यों को बिठा करके बात करके एक सॉल्यूशन निकाला, जिसके द्वारा 7,000 करोड़ विल बी स्पेंट इन हिमाचल प्रदेश, ऑफ विच 40 मेगावाट पावर हिमाचल को मिलेगा. ये हो गया बात. फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय में मैं हाईलाइट करना चाह रही हूं बिलासपुर में एम्स ले आना. जहां पूरे देश में हम बात कर रहे हैं, हर राज्य में हम लेके जाएंगे एम्स, मगर बिलासपुर में मैं याद दिला रही हूं हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी क्षेत्र में एक एम्स जैसे हॉस्पिटल आना बहुत ही आवश्यक. पॉपुलेशन इतने ज्यादा नहीं है, फिर भी
हॉस्पिटल और एम्स लेवल पर हॉस्पिटल एकदम आवश्यकता है, इसीलिए एम्स ले आए। उसका टोटल कॉस्ट, दैट प्रोजेक्ट इज वर्थ 3,650 crores. That project total worth I've told you has come to Himachal Pradesh, which is very critical. And हेल्थ केयर के लिए कितना प्रामुख्यता केंद्र सरकार, मोदी सरकार देती है, ये क्लासिक उदाहरण है हिमाचल के लिए। जरूर एम्स ले आना बिलासपुर में। और इंफ्रास्ट्रक्चर के दूसरी बात, कनेक्टिविटी। दूर दराज इलाके में जो रहते हैं उनको उनके अपने राजधानी तक पहुंचने उसमें कितना दिक्कत होता है, उसके टॉप उदाहरण अटल टनल। आज शिमला से और लोग जब सोचते हैं कि लाहौल स्पीति से लोग कैसे इतने दूर से आते हैं, उनका विंटर में कट ऑफ जो रहते हैं लोग उधर, आज उनको पूरे 12 महीना आना जाना इतना सुविधाजनक हो गया है। और नॉट ओनली इन इंडिया बट पूरे दुनिया में अटल टनल का टेक्नोलॉजी और बनाने के तरीका, उसमें सेफ्टी का प्रावधान और इतना हिली हिमालयन टेरेन में बनाना, इन सब का अटल टनल एक उदाहरण के नाते सामने खड़े होता है, वो हिमाचल प्रदेश में। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्लीटिंग अ प्रोजेक्ट लाइक दैट। आज कांग्रेस पार्टी हो कोई और हो बोल सकते हैं कि ये उनके प्रोजेक्ट है। उनके अगर प्रोजेक्ट है, 10 साल जब रहते हैं सरकार में, केंद्र सरकार में, वो कंप्लीट नहीं किया, छोड़कर गए। शुरुआत भी ठीक ठाक नहीं हुआ। जब अटल जी आकर के उसको शुरू किया, उसके बाद स्टोन, फाउंडेशन स्टोन किसी और को भी लगा सकते हैं, ऐसे कामकाज करते हैं कांग्रेस। सो अटल टनल का प्रायोरिटी जो भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी का गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के बनाया, वो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कनेक्टिविटी फॉर हिमाचल प्रदेश, पर्टिकुलरली फॉर दोज हु लिव इन फार फ्लंग एरियाज। राज्य सरकार का कामकाज के विषय में 8,000 व्हीकल सेक्शन का हाउसेस बनाया। ये अगेन इसको आप पेयर कर सकते हैं पीएम आवास योजना के साथ। स्टेट गवर्नमेंट ने उनके तरफ से ये मेहनत करके इतना किए। ऑलरेडी मैंने रेफरेंस किया, नारी को नमन योजना के द्वारा महिला सबको हाफ फेयर में बसेस में ट्रैवल करने के लिए सुविधा हुआ है। और एज इट इज 2017 और 18 में महिला के लिए जो 10,000 रुपीस था, उसको 21,000 तक बढ़ाने के काम भी राज्य सरकार ने किया। और उसके वजह से 1 लाख हमारी लड़कियां फायदा हुआ, उनको 1 लाख से ज्यादा लड़कियों को। अगर ये सब डबल इंजन का विषय बनता है, मैं आने वाले दिन का इन्वेस्टमेंट और जॉब्स के विषय में भी हाईलाइट करना चाह रही हूं। राज्य सरकार ने, मैं शुरुआत करती हूं एक विषय से। मैंने 21-22 से डिस्कशन करके 22-23 का बजट में, इस साल 1 फरवरी का बजट में एक नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम का घोषणा की। 1 फरवरी 2022 बजट में एक नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम मैंने घोषणा की। मैं उसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहती हूं, क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से, और जयराम ठाकुर जी मेरे से भी बात करके, रोपवे का सिर्फ टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंस नहीं बल्कि पीपल का कनेक्टिविटी में भी इंपॉर्टेंस है, इसका पूरे के पूरे आर्ग्यूमेंट्स रख के हमें कन्विंस किया। इसीलिए सिर्फ हिमाचल के लिए नहीं, पूरे देश में जहां भी इसका आवश्यकता है उसके लिए नेशनल प्रोग्राम घोषणा हुई। मगर हिमाचल के लिए उसका 2 तरह के इंपॉर्टेंस है, क्योंकि टूरिज्म बढ़ाने में एक विषय है
मगर दूर दराज इलाके में जहां क्लाइमेट के कारण आज माउंटेन स्लिप्स होता, लैंड स्लिप्स होता है, वहां रोड बनाने के दिक्कतें हैं। वहां आज ग्राम को कनेक्ट करने के लिए, हर गांव को कनेक्ट करने के लिए ऐसे इलाके में भी रोपवे बनाने के लिए भी ये नेशनल स्कीम काम में आएगा। इसका सोच और चिंतन और इसका प्लानिंग करने में हिमाचल सरकार, चीफ मिनिस्टर आकर के प्रधानमंत्री जी के प्लान, ये प्लान सामने रख के उनसे डिस्कस करने का श्रेय प्रधानमंत्री जी का और हिमाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर को जाता है, क्योंकि आज कनेक्टिविटी रहित गांवों को पहुंचने के लिए कई बार रोड में भी दिक्कत, रोड बनाने में भी दिक्कत आता है, उधर भी रोपवे बना सकते हैं। इसके अलावा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के विषय में 9 रैंक्स जंप करके हिमाचल प्रदेश आज 7वीं रैंक पर है, 7th रैंक। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने इतनी सारे मेजर्स लिया, जिसके कारण आज हिमाचल प्रदेश 7th रैंक में पहुंच करके आज जब इन्वेस्टर्स समिट हुआ, उसके वजह से ओवर 90,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हिमाचल को आया है, MOU साइन हुआ है, 703 MOUs have been signed। ये एक्चुअली इम्पॉसिबल है अगर आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रास्ते पर चलते हुए काम नहीं किया होगा। अगर इफ यू हैड नॉट डन योर वर्क, यू वुड नॉट बी एबल टू ड्रॉ इन्वेस्टमेंट। सो राज्य सरकार को मैं एब्सोल्युटली ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहती हूँ, अच्छा सा काम करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ध्यान दे करके 7th रैंक तक पहुंचने में आज 90,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट मीट के द्वारा आपको इन्वेस्टमेंट के नाम पर आया है। यही है इंडिकेशन दैट सरकार, राज्य सरकार अच्छा कदम स्टेट के भविष्य के लिए लेती है, जो उसका परिणाम भी मिलता है इन्वेस्टमेंट के द्वारा। फिर ऑफ कोर्स ऑल इंडिया स्तर पर रोजगार बनाने के लिए 10 लाख रोजगार के लिए प्रधानमंत्री जी घोषणा करके ऑलरेडी 75,000 जॉब्स का अपॉइंटमेंट लेटर्स लोगों को पहुंचाया। उसमें हिमाचल में भी लोगों को जॉब्स मिला उनके हिस्से के अनुसार। सो इन्वेस्टमेंट्स, इसमें एक और विषय इन्वेस्टमेंट में मैं पढ़ना चाहती हूँ और आपके ध्यान आकर्षण करना चाहती हूँ। बल्क ड्रग्स पार्क, बीजेपी गवर्नमेंट इन हिमाचल प्रदेश, अगर 3 स्टेट्स को बल्क ड्रग पार्क जाता है तो उसमें एक हिमाचल प्रदेश है। सिमिलरली मेडिकल डिवाइस पार्क, अगर 4 स्टेट्स में भारत देश में मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहे, हिमाचल में भी आ रही है एक। सो 4 स्टेट्स अमंग विच हिमाचल प्रदेश इज 1। इसके वजह से 1550 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना है और उसमें 40,000 लोगों को रोजगार मिलने के प्रोविजन भी है। सो वो एक विषय में आपके ध्यान आकर्षण करना चाहती हूं। फिर रेवेन्यू कैसे आता है स्टेट्स को, हमें कैसे स्टेट को चलाना है, केंद्र सरकार से जो पैसा आना है वो आ रही है, नहीं आ रही, कम आ रही है, ज्यादा आ रही, उस विषय में आज सुबह बल्ला साहब से भी बात हुआ उसके विषय। हिमाचल प्रदेश को 2009 से 14 जो यूपीए के सरकार के समय अमाउंट कितना ट्रांसफर हुआ, ये टैक्स डेवल्यूशन भी है इसमें और ग्रांट्स भी है, 8 दैट इज। सो ग्रांट एंड एड प्लस टैक्स डेवल्यूशन कुल मिलाकर के 2009 से 14 तक 40,281 करोड़ मिला उस 5 ईयर पीरियड में। अब भी एनडीए गवर्नमेंट के समय, मोदी जी के सरकार के समय वो कंपैरेबल 5 साल ही मैं बोल रही हूं, पहले भी 5 साल, अभी भी 5 साल, 2014 से 19
एनडीए रेजिम में ट्रांसफर कितना हुआ? वो 40,281 करोड़ था यूपीए के समय। एनडीए 2014 to 19 के समय 80,679 crores rupees was transferred as grant in aid plus tax devolution। और 2019 से लेकर अब तक और 1.5 साल बचा है, फिर भी 19 से लेकर आज तक 70,400 crores already devolved। 70,400 और 1.5 years, 1.5 years और है वो 5 साल खत्म होने के लिए। सो डेवल्यूशन, टैक्स डेवल्यूशन, ग्रांट एंड एड पहले से अभी ऑलमोस्ट डबल इंक्रीज हुआ है। सो डबल इंजन, पेयरिंग, रेणुका जी विषय और बिलासपुर एम्स, अटल टनल, वीकर सेक्शंस का 8,000 हाउसेस, नारी को नमन और बेटी है तो अनमोल वो योजना, ये सब अब तक की बात मैं बोल चुकी हूं। अभी आई वॉन्ट टू स्पीक अबाउट आने वाले क्या है हमारे मैनिफेस्टो में। उसमें मैनिफेस्टो में जितना भी है वो सब आपके सामने आ गए। मैं एक विषय के ऊपर ध्यान आपका आकर्षण करना चाहती हूं। नारी के लिए, विमेन के लिए एक अलग मैनिफेस्टो, उसमें जितने भी हमारी तरफ से विषय आना है बहुत सारे हैं। 12 आइटम्स आर वर्थ कंसिडरिंग फॉर यू। उसमें एक आध आइटम मैं हाईलाइट करूंगी आपके समय ज्यादा नहीं लेते हुए। महिला की सुरक्षा बीजेपी गवर्नमेंट से ज्यादा कोई और गवर्नमेंट कर नहीं सकते हैं। इसके लिए मैं उदाहरण देना चाहती हूं। वो एप्स जो है महिलाओं के लिए वो हाईलाइट करना चाहती हूं। शक्ति बटन ऐप, गुड़िया हेल्पलाइन, सक्षम गुड़िया बोर्ड, ये सब महिला सुरक्षा के लिए। सो आप टोटल 12 विषय में हाईलाइट करना चाहती हूं, मगर एक ये वाला है। फिर ये मुख्यमंत्री शगुन योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना मैं ऑलरेडी रेफर की हूं। अभी तक के सरकार क्या कर रही है उसमें, उस अमाउंट को अभी बढ़ाने के लिए प्रावधान है ये महिला मैनिफेस्टो के द्वारा। उसको शायद 21,000 से लेकर 31,000 से लेकर बढ़ा करके 51,000 तक अमाउंट दिया जाएगा। सो दैट हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 31,000 to 51,000। 33% reservation for government jobs and educational institutions for महिला। फिर स्कूल के बच्चे जो क्लास 6 से क्लास 12 है, 6वीं कक्षा से 12, उनको बाइसाइकिल, और हायर एजुकेशन में जाने वाले महिलाओं को ई स्कूटी। इसके अलावा एक कॉर्पस फॉर 500 crores, इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर विमेन, ये भी विषय हम ध्यान में लेना है। 25,000 रुपीज फॉर प्रेग्नेंट विमेन और 3 फ्री एलपीजी सिलेंडर्स फॉर पुअर विमेन, पुअर गरीब हाउस होल्ड्स के लिए, वो देवी अन्नपूर्णा योजना के तहत। इसके अलावा अच्छे रैंक में आने वाले महिला बच्चों को स्कॉलरशिप अमाउंट 2,500 रुपीज पर मंथ देने का है। और फॉडर सप्लाई करने के लिए गाय घर में रखने वाले को चारा देने का कार्यक्रम। और वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम इज टू हैव 2 गर्ल्स हॉस्टल्स टू बी बिल्ट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, इन ऑल द 12 डिस्ट्रिक्ट्स। 12 पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में, हर डिस्ट्रिक्ट में 2
हॉस्टल बनाएंगे लड़कियों के लिए, गर्ल्स हॉस्टल्स। सो ये सब है। मैं एक विषय इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करने के समय बोलना था, अभी बोल रही हूँ। 1 लाख करोड़ हर कुल मिलाकर के सभी स्टेटों को 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन, मतलब मान लीजिए 50 साल के बाद उसका रिटर्न वैल्यू भी इतना नहीं होगा। 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ पूरे भारत देश का। उसमें हिमाचल प्रदेश के लिए 50 साल इंटरेस्ट फ्री 664 करोड़ दिया गया है। वो अमाउंट आप लेकर बैठ नहीं सकते, इस साल पूरे के पूरे उसको प्रोजेक्ट कंप्लीशन में खर्च उठाना ही पड़ेगा। मतलब उसका असर जॉब्स में आएगा, मार्केट में ज्यादा खरीदारी होगी सामान को, सीमेंट को, स्टील को, सरिया को वगैरह। सो उसमें 664 करोड़ हिमाचल प्रदेश का हिस्सा ऑलरेडी अलॉटेड है। फिर पीएम गति शक्ति के ऊपर 42 करोड़ ऑलरेडी अलॉटेड है। गति शक्ति आपको मालूम है, लॉजिस्टिक्स इंप्रूवमेंट करने के लिए, वो भी अलॉटेड है। और इसके ऊपर 1600 करोड़ का अभी हिमाचल सरकार और हमारे बीच में डिस्कशन चल रही है। वो अगर वो पूरे के पूरे नॉर्म्स फॉलो करके प्रपोजल फाइनलाइज करेंगे और 1600 करोड़ का प्रावधान भी है। 660 ऑलरेडी गिवन, 100 just 42 crores, 664 already given, 42 पीएम गति शक्ति ऑलरेडी गिवन, 1600 का डिस्कशन चल रही है, वो भी हम कंसिडरेशन में ले रहे हैं। लास्ट विषय एक बार बार क्वेश्चन आते हैं, उसका भी मैं पहले ही रख लेती हूं। अब तक 2014 से लेकर मैं बात कर रही हूं, फॉरेन मल्टी डेवलपमेंट बैंक से AIIB, ADB और NDB ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लोन्स लेकर के बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स जो करते हैं, वर्ल्ड बैंक से, जाइका से, जापानीज फंड से, ADB से वगैरह, 8500 करोड़ का 14 प्रोजेक्ट्स अभी तक। उसको शिमला वाटर सप्लाई और सूवरेज प्रोग्राम, हिमाचल प्रदेश क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोशन प्रोजेक्ट, हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ऐसे करके 14 प्रोजेक्ट्स को डायरेक्टली वर्ल्ड बैंक से, जाइका से, ADB से फंड्स निकाल करके हम स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हैं। उसका टोटल 8500 करोड़ है। पाइपलाइन में डिस्कशन में और भी है, वो भी 8361 करोड़ से 6 प्रोजेक्ट्स के ऊपर चर्चा चल रही है। इसीलिए डबल इंजन सरकार और हिमाचल प्रदेश के ऊपर स्पेशल ध्यान, हिमाचल के भविष्य के लिए मैं हाथ जोड़कर आपके द्वारा जनता से, हिमाचल प्रदेश के मेरे भाई और बहनों सबको विनती करती हूं, हम्बली रिक्वेस्ट करती हूं, अब की बार राज नहीं रिवाज को बदलना है, बीजेपी सरकार को वापस ले आना है। और मैं क्यों ऐसे बोल रही हूं? स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, स्टेबल पॉलिसी चाहिए, हिमाचल के भविष्य के लिए काम करने वाले ऑनेस्ट करप्शन फ्री गवर्नमेंट चाहिए। इसीलिए मैं मानती हूं कि फॉल्स प्रॉमिसेस देने वाले कांग्रेस के ऊपर भरोसा रखने का आवश्यकता नहीं है। मुझे हिंदी इतना स्ट्रांग नहीं है, फिर भी मैं कोशिश की। अंतिम में एक बात कहना चाहती हूं, शायद झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश उस इलाके में चलने वाली एक मुहावरा है, ऊंची दुकान फीके पकवान। हाई प्रोमिसेस, ग्रेट प्रोमिसेस, ब्यूटीफुल प्रोमिसेस, शाइनिंग प्रोमिसेस देने वाले कांग्रेस के ऊपर भरोसा ना रखना चाहिए।
डिलीवरी दिखाया बीजेपी सरकार ने, राज्य सरकार ने, और केंद्र सरकार साथ साथ इतना कोऑपरेशन करके, मैं लिस्ट आउट कर रही हूं प्रोमिनेंट विषयों को, जस्ट प्रोमिनेंट विषयों को। ये सब संभव हुआ इसीलिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी और स्टेट में जयराम ठाकुर जी साथ साथ हाथ जोड़ करके काम किए जनता के सामने। इसीलिए अब की बार राज नहीं, रिवाज को बदलना है। थैंक यू। मध्य प्रदेश पर 70,000 करोड़ का कर्ज है, 70,000 करोड़, उसको लेकर केंद्र से कोई ऐसी मदद नहीं मिल पाई, ऐसा पैकेज नहीं मिल पाया स्टेट्स में। यहाँ जो है लगभग 6,000 करोड़ के आसपास तो रिपेमेंट में पैसा खर्च होता है, तो ऐसी कोई मदद नहीं आ पाई। नहीं, that is what I'm saying. Tax devolution and total amount which is coming is now double. So you're earning revenues which are probably coming from the center because of the tax collection within Himachal Pradesh also, but also in the name of grant and aids, all of which are now giving greater muscle for the state government, so they can better take care of their fiscal situation. मैडम, आपके मंत्रालय से एक मेरा प्रश्न है कि जो आम आदमी, गरीब आदमी या मध्य वर्गीय परिवार मकान के लिए और जो अपनी जरूरतों की चीजों के लिए लोन लेता है, तो आरबीआई की जो ब्याज दरें हैं वो स्टेबल क्यों नहीं रहती? आगे आने वाले समय में बढ़ेगी या कम होगी? वो आरबीआई के विषय है, और ये नहीं है कि आई एम नॉट वॉशिंग माई हैंड्स ऑफ इन गिविंग एन आंसर, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट is something which is determined by the situation in the economy. So जब तक वो एक acceptable level तक नीचे तक रहता है, सबको सुविधा है। अगर इकोनॉमी में सिचुएशन ऐसा होता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है, उसका फायदा डिपॉजिट रखने वाले सीनियर सिटीजन्स को भी मिलता है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो आपका इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट के ऊपर कमाने के समय वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के कारण उनको उनके इंटरेस्ट इनकम बढ़ता है। So it has its own effects. Ma'am, is it financially possible to restore the old pension scheme across the country, as 11 states have pension expenditure more than expenditure on administrative services? So what is your question? Is it possible to restore the old pension scheme? Old pension scheme has been. You are asking in a land which is Himachal Pradesh, where the former chief minister, very respected, Shri Veerbhadra Singh had introduced the new pension scheme. You're asking in that land this question. Ma'am, Shaheen Khan, Vikashsheel Bharat from Delhi. I just want to ask कि बीजेपी बैकफुट पे क्यों है इसके लिए, जबकि वो एक बहुत बड़ा मुद्दा हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए। तो भले ही पिछली सरकार ने उसको बंद किया या काम नहीं किया, बट बीजेपी का भी इस पे स्टैंड किया क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ की जनता। ठीक है, उसके लिए बात कर रहे हैं ना हमारे पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट नड्डा जी भी बात के। यू वन मिनट मैडम, आई एम ट्राइंग टू आंसर यू, होल्ड ऑन। बीजेपी बैकफुट पे क्यों है? आई डोंट थिंक यू शुड जज। बैकफुट पे अगर कोई है, बैकफुट पर रहने वाले से आप ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए। जहां एक कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर ने आई एम गोइंग बैक टू द ओल्ड पेंशन स्कीम कहने के बाद 300 लोग को ही उसका बेनिफिट मिलेगा, 3 लाख का पहले इंडिकेट करने के बाद, उनसे बैकफुट का प्रश्न पूछिए ना। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि रोजगार को लेकर जो प्रोमिसेस किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। उसका जो आपके केंद्रीय मंत्री हैं गडकरी जी, उन्होंने जो पूर्व के प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह जी, उनकी आर्थिक नीतियों को यहाँ वर्तमान की आर्थिक नीतियों के बजाय बेहतरीन बताया है, तो क्या कहना है इसमें? मैं गडकरी जी का स्टेटमेंट आई डोंट थिंक इट वाज लाइक दिस। उनका स्टेटमेंट था मनमोहन सिंह जी उस समय 91 में ओपन इकोनॉमी को ओपन किया, ही डिड गुड वर्क, वही था। ऐसे इंटरप्रिटेशन मैंने तो पढ़ा नहीं है, अगर वो है तो देख लेते हैं। He appreciated Dr. Manmohan Singh for opening up the economy in 1991, not the way you have interpreted it. Ma'am, how much is the import duty on apple food? Why center has failed to impose
more Apple duty as promised by Prime Minister during the last election. Why Ministry of Finance failed to No, honor wait a its minute. promise? Wait a minute. Don't go on adding to the question. You've asked me about Apple import duty, right? So if you're interpreting it, it's your right, but you're interpreting it wrongly. I would like to humbly submit before you. Every item, irrespective of whether it is agriculture, manufactured item, intermediary item, whatever, that which is traded has a code, and on that code, negotiated with the WTO, there are bound duties, and within that bound duty, you will impose a duty according to the developments and so on. Special category product. Let me talk. You asked a question. You want me to answer? You don't want to? Please. I'll finish and come to you. Okay? I have not finished that question. So I'm trying to explain so that we are informed, well informed while asking a question, and well informed when the answer is being given. Therefore, I'm explaining it a bit longish. So bear with me. I want to say it in detail. Say something. You asked a question, I have not completed my answer, but you still want to say something, go ahead. Actually, my question is, what is the import duty presently in this financial year? That is one question. Second, during the previous election, Prime Minister promised to hike import duty. Why Ministry of Finance failed to honor his promise? That is my question. Yes, you've asked the question, I'm answering it. Would you have the patience to hear it, please? Definitely. I've understood your question. Thank you. So, when under each item, for every item there is a code given, there is a bound rate beyond which duties cannot be imposed on that item. And there is, below that bound rate, you will go on adding or decreasing the duties. On Apple, the bound rate which is agreed by countries all over with the WTO is 50%. India has imposed that 50% till that bound rate. Okay? One. Second, beyond that you cannot impose more duties on the customs. I'm not taking the name of any one country, but as regards one country, beyond this 50% also for import of apples, another 20% I think has been imposed. So for that one country, for instance, it will be 70% duty. This is already there. So the promise given has been in a way fulfilled. Bound rate is 50. Up to 50 the duty has been levied. And as regards one country, it's gone even beyond 50 where that window was available. And I have been the Commerce Minister earlier, and I know, so that the market doesn't get flooded by imported apples, I have, on the request of the state government, made sure that the ports which receive imported apples are far away from the Delhi markets, from the North Indian markets. So they were sent to Kochi, Chennai, so that by the time they come by land to the central area markets, they wouldn't be fresh. It'll cost too much more because they have to transport it. So the attention to taking care of the apple farmers of Himachal Pradesh has always been high on our minds. I remember as Commerce Minister, because there were delegations coming from Himachal Pradesh, taken this step. And now the bound rate, which is the topmost rate, is what is already imposed on import of apples. ये बात सही है मैडम कि 50% अदर कंट्रीज के लिए है, 70% अमेरिका के लिए है, ये बात ठीक है, लेकिन एप्पल को स्पेशल कैटेगरी प्रोडक्ट घोषित करने की बात है। No, you're shifting the milepost, sir. That was on the duty. Now you have something more to ask. It's all right. We can always talk about it. Last question. Ma'am has to. न्यू पेंशन स्कीम को लेकर आपने क्लैरिफाई कर दिया, वैसे मैं उस रेफरेंस नहीं पूछ रहा हूँ। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टेट अब धीरे धीरे करके एनपीएस से विड्रॉ कर रहे हैं, कोई पेंशन अपने यहाँ लागू कर रहे हैं।
उनमें से 2 स्टेट्स ने आई थिंक राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने भारत सरकार को लिखा भी है कि हमने अपनी कैबिनेट में डिसीजन ले लिया, अब अपना हमारा जो कंट्रीब्यूशन है आप वापस कर दीजिए। उनको वो रिफ्यूजल चला गया है, वो प्रेजेंट स्टेटस में हो गई सकते। लेकिन फ्यूचर में इसका रास्ता क्या है? क्या हम किसी लीगल टकराव की तरफ को जा रहे हैं जिन स्टेट्स ने विड्रॉ करना है इसे कर दिया है, या कोई और रास्ता भी इसका है? क्योंकि एग्रीमेंट सबने किए हुए हैं, हिमाचल में भी एग्रीमेंट किया था उस वक्त, और उस एग्रीमेंट में एग्जिट क्लॉज नहीं है, वो मैंने भी पढ़ा। ऐसे एग्जिट क्लॉज नहीं है कि किसी स्टेट ने अगर विड्रॉ करना हो इन बिटवीन तो एग्जिट क्लॉज नहीं है। तो क्या रास्ता है जिन स्टेट्स ने विड्रॉ कर दिया? नहीं, see, this discussion today is on the manifesto and election related issue. I am not going to get into too much of detail. But on that, where state governments have written to us saying give that money back, the law does not permit for that money which is paid by you, by him, by me, by everybody who's into that account, into that central kitty. Central meaning not central government. There is a separate body which takes care of it. Into that kitty, that money by law will have to go to you, to him, to me, to her. Whoever is contributed as a worker, उनको वापस देना है, ना कि राज्य सरकारों को। ये स्पष्ट हम समझना चाहिए। कानून ऐसे है। क्या कानून को बदल सकते हैं? कानून को वर्कर के खिलाफ बदल नहीं कर सकते। आप भी और मैं भी और ये भी और ये भी सब उसके खिलाफ खड़े उठेंगे कि नहीं उठेंगे? कि वर्कर का राइट है, वर्कर का पैसा है, वर्कर का पैसा उधर डाल रखा है, हर महीना इतना 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 करके वो पैसा उन वर्कर के पास जाना है, ना कि एनी वन अथॉरिटी, चाहे जो भी हो। आई एम नॉट टॉकिंग पॉलिटिक्स हियर। सो कानूनन please think about the worker who's given that money. Is the money at that due time going back to the worker or is it going to somebody else? वो लीगल पॉइंट को ही मैं एक्सप्लेन कर रही हूं बस। उसका हिमाचल चुनाव का फिनेंस मिनिस्टर ने ऐसे जवाब दिया, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट स्पेसिफिक थिंग यू आस्क्ड अबाउट 2 states writing about that money to be given back. That money has to, by law, by that authority, not anybody, Prime Minister or me. It is by that authority which has to go back to you, me, anybody else who's contributed. That's the explanation. Thank you, ladies and gentlemen, for coming in large numbers and being in this conference. Please join us for tea.